कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू द जीके वर्ल्ड और आपका स्वागत है मेरे चैनल जीके वर्ल्ड में। तो चलिए आज मैं शुरू करते हैं नेशनल मूवमेंट के बारे में। आज मैं बात करने वाला हूँ नेशनल मूवमेंट के बारे में कि नेशनल मूवमेंट क्या है, कैसे है, क्या है, सबके बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा क्लिप्स वाइज में बताऊंगा, मतलब शॉर्ट जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो और समझने में आसानी हो। तो थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा। मेन जो इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जिससे क्वेश्चन वही तारीख में कवर करने वाला हूँ यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं। फिलहाल मैं नेशनल मूवमेंट में आपको आज जो बताने वाला हूँ, आज मैं आपको बताऊंगा 1915 से लेकर के 1919 तक की बात। इन दो तारीखों के बीच में जो भी चीज इंसिडेंट हुए हैं, इन दो तारीखों के बीच के इंसिडेंट की बात आज होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो इन दो तारीखों में सबसे पहली तारीख आती है 1915। आइए 1915 की बात करें। 1915 में ऐसा क्या हुआ। पहली बात तो हम जान लेते हैं नेशनल मूवमेंट्स हुए क्यों थे। नेशनल मूवमेंट जनरली इसलिए हुए थे क्योंकि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेज हम पे शासन कर रहे थे, हम लोग पे अत्याचार कर रहे थे, हमारा शोषण कर रहे थे, जिस वजह से हम लोग परेशान होकर के हम लोगों ने एक नेशनल मूवमेंट यानी अभियान चलाया, स्वतंत्रता अभियान चलाया। उसके अलावा हमने कई सारे गठन बनाए, कई सारी पार्टियां बनाई, कई योजनाएं बनाई, कई तरीके के हथकंडे हम लोगों ने अपनाए अपनी आज़ादी को पाने के लिए। तो जो नेशनल मूवमेंट्स थे, मतलब जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट थे जो कि पूरे देश भर में चलाए गए थे, उन्हीं मूवमेंट्स को हम कहा जाता है नेशनल मूवमेंट नाम दिया जाता है। तो इसीलिए नेशनल मूवमेंट के बारे में हमें जानना जरूरी है कि उन्होंने किस तरीके, भाई हम भी जाने ना कि हमको आज़ादी पाने के लिए किस तरीके के हथकंडे अपनाए, फ्रीडम फाइटर्स की कुर्बानी, किस तरीके की कुर्बानी दी और कितना उन्होंने संघर्ष किया, सबके बारे में बात जानना तो जरूरी है हमारे पास्ट। नहीं तो तभी तो हम अपना फ्यूचर सुधार पाएंगे। जब हम अपना पास्ट को जाने रहेंगे तभी तो हम अपना फ्यूचर सुधारेंगे ना। तो इसीलिए हमको हिस्ट्री जानना जरूरी होता है। तो हिस्ट्री में ये नेशनल मूवमेंट के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो इसमें आते हैं, सबसे पहली तारीख है 1915। 1915 में ऐसा है ना, 1915 की जब हम कहानी जानेंगे तो 1915 की कहानी ये है कि भाई जो हमारे बापूजी थे, बापूजी जानते हैं? हाँ, बापूजी महात्मा गांधी इनका रिटर्न हुए थे। ये कहां से रिटर्न हुए थे? साउथ अफ्रीका से। अफ्रीका से रिटर्न हुए थे। ये साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे। ये उसी समय जो है, उसी समय ये साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे। साउथ अफ्रीका से रिटर्न होने के बाद क्या, साउथ अफ्रीका ये पढ़ाई करने के लिए गए थे। वहां पे गए थे तो वहां पे ये जो है कई सारे वहां पर भी इन्होंने आंदोलन चलाए, कई तरीके की योजनाएं वहां पर भी बनाई और बहुत सारी चीजें इन्होंने वहां पे की। उसके अलावा इनका ये कहाँ पर रहते थे? टॉय नामक जगह थी, वहां पे रहते थे। ये वहां पे रहते थे। साउथ अफ्रीका में एक जगह है, वहां पे ये रहते थे। वहां से ये लौटे थे। यहाँ लौटने के बाद, उसके बाद पहले तो 1915 इसलिए इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि गांधी जी हमारे जो राष्ट्रपिता हैं वो भारत आए थे। तो इतनी बात तो समझ में आ गई 1915 में क्या हुआ। इसको मैं मिटा देता हूँ। 1915 में ये हुआ। अब 1915 के बाद एक और तारीख, उसके बाद कौन सी तारीख आती है भाई? अब उसके बाद कौन सी तारीख आती है? उसके बाद आती है 1915 ही में, 1915 में ही। अब 1915 की बात थोड़ी सी और कर लेते हैं। 1915 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की संगठन हुआ था। एक साथ हो गए थे दोनों। और इसी समय बाल गंगाधर तिलक जिन्हें मराठा न्यूज़पेपर शुरू किया था। समझ में आया?
तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी, सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछ देगा कि महात्मा गांधी कब साउथ अफ्रीका से लौटे, तो ये आपको जनरली पता रहना चाहिए 1915 में लौटे। उसके बाद आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का मिलन कब हुआ, तो कब हुआ था, 1915 में ही हुआ था। और इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाल गंगाधर तिलक ने जो अपना न्यूज़पेपर छापा तो कब छापा था, तो कब छापा था, मराठा न्यूज़पेपर कब छापा था, 1915 में। तो ये तो बात हो गई 1915 की। अब 1915 में ये इंसिडेंट हुए थे, आपको ये याद रखने होंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद अब बात करते हैं हम डायरेक्ट, अब आइए हम लोग चलते हैं 1919 में। 1919, अब 1919 आया। आप लोग को दोस्तों पता है 1919 बहुत ही ज्यादा दर्दनाक ईयर रहा। क्यों, इसके बारे में भी कहानी, इसके पीछे बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत ही दुख भरी कहानी है जो कि हमको जाननी चाहिए, जानना भी जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। 1919 में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट, अब ये रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट ये है कि रॉलेट एक्ट के अंदर ये था कि अंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया जिसमें कि ये बताया गया कि हम किसी भी भारतीय को शक के बिहाफ में अरेस्ट कर सकते हैं, उससे किसी भी तरीके की पूछताछ कर सकते हैं, कोई भी डिग्री लगा सकते हैं, भाई किसी भी डिग्री की इस्तेमाल उसके ऊपर कर सकते हैं हम अपनी पूछताछ के लिए, अगर हमको शक हुआ कि ये मुजरिम है तो ये रॉलेट एक्ट में था। तो जब ये रॉलेट एक्ट, और ये जाहिर सी बात है अंग्रेजों के पक्ष में था और भारतीयों के विपक्ष में था। तो जब अंग्रेजों ने ये एक्ट लाया तो ये एक्ट के खिलाफ लोगों ने बहुत ज्यादा प्रदर्शन किया, बहुत ज्यादा इसके ऊपर विरोध किया, इसका बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नुकसान भारतीयों का हो रहा था और अक्सर भारतीयों का ही हुआ है उस समय, क्योंकि अंग्रेजों ने पूरा हथकंडा अपनाया था, एक से एक हथकंडा अपनाया था कि जो भी उनसे बन पड़ सकता था वो कर रहे थे कि हम पे हुकुम चलाने के लिए, लेकिन वो चला नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमारी कड़ी मेहनत और कड़ी साहस की वजह से ही हम आज आजाद हैं। तो इस वजह से जो है रॉलेट एक्ट आया 1919। अब भाई रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा रॉलेट एक्ट कब आया? रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था, 1919 आया था, ठीक है। अब रॉलेट एक्ट आ गया। अब रॉलेट एक्ट आने के बाद ये तो भाई एक दुख की खबर तो थी ही, इसके अलावा एक और बहुत ही बुरी घटना हुई थी, वो हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मौतें हुई थी, बहुत ज्यादा मौतें हुई थी, और एकदम मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों की बहुत जाने गई थी इस हत्याकांड में। इसके बारे में हम आइए थोड़ा सा जानते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं कभी कभार मैं बताता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि उस समय क्या लोगों पे बीत रही होगी जब उन पे गोलियां बरसाई जा रही थी, बहुत ही अंधाधुंध गोलियां बरसाई जा रहे थे, तो उन लोगों पे क्या बीत रही होगी, मैं ये सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर आइए जानते हैं जलियांवाला बाग के बारे में। बात करें तो जलियांवाला बाग जनरली ये बाग है, ठीक, यहाँ पे 2 गेट है, एक ये है, एक ये है, यहाँ पे एक कुआं है, तो यहां से जो एंटर करते हैं तो फिर यहां से आउट होते हैं। अब भाई यहां से कुछ लोग थे उस समय वहां पे जो है नॉन वायलेंस के लिए जो काम कर रहे थे, उसमें जो पार्टी में थे पूरे, मतलब उस समय बैसाखी का समय चल रहा था, तो सिखों के लिए एक पर्व का वो उत्सव होता है, तो इसलिए जो है वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे। अब भाई इकट्ठा हुए थे और रॉलेट एक्ट के बिहाफ पे ही
जनरल डायर एक नंबर का, क्या बताऊं, जनरल डायर बहुत ही ज्यादा मेरे हिसाब से तो गद्दार और बहुत ही गंदा आदमी था। मैं उसको अच्छा आदमी नहीं मानता, बाकी कोई माने ना माने, मैं उसको बिल्कुल खराब आदमी मानता हूँ। तो यहाँ से वो एंटर करते हैं और यहाँ से बाहर आते हैं। अब भाई एंटर करे पब्लिक। अब इसके बाद जानते हैं ना, हर जगह एक वो होता है, क्या होता है, वो होता है, मतलब क्या होता है, मतलब एक गद्दार जरूर होता है। गद्दार के बिना भाई किसी की मौत कैसे हो सकती है? गद्दार तो होना जरूरी है ना। गद्दार ही था। उस गद्दार ने क्या किया, वो यहाँ की खबर सारी जनरल डायर को देता रहा। जनरल डायर को सारी खबर देता रहा कि भाई यहाँ ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पे सम्मेलन कर रहे हैं, यहाँ पे एक योजना बनाई जा रही है, सब कुछ बनाई जा रही है। तो यहाँ पे गद्दार था, उसने जाकर खबर दे रहा था। उसके बाद उसी गद्दार ने जब यहाँ पे जनरल डायर इंटर किया अपने सैनिकों के साथ, गोरखा राइफल सैनिकों के साथ जब इंटर किया, तो उसी गद्दार ने इस गेट को बंद कर दिया था। इस गेट को बंद कर दिया। अब भाई निकलने का एक रास्ता मात्र, एक ही रास्ता तो बंद ही हो गया था। इधर जनरल डायर था और इधर बंद ही हो गया था। इसके बाद जनरल डायर ने यहाँ पे लाइन से अपने सैनिकों को खड़ा किया और अंधाधुंध गोलियां चलवाई पूरे बेगुनाह लोगों के ऊपर, और 10 मिनट तक फायरिंग कराता रहा। 10 मिनट, सोच लीजिए, 10 मिनट लगातार, जब तक उनकी आर्मरी खत्म नहीं हो गई, जब तक उनका एमओ खत्म नहीं हो गया, तब तक वो लगातार फायरिंग कराते रहे। बेचारे कुछ लोग तो यहाँ डेड हो गए, कुछ लोग यहाँ इस कुएं में कूद गए। अब भाई कुएं में कूद गए, ये तो यहाँ तक ये भी माना जाता है कि यहाँ पे कुल 379 लोग की मृत्यु हो गई थी इस हत्याकांड में। 379 और 1000 से ऊपर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए, बहुत ही बुरी तरीके से। ये तो सरकारी आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा कभी सही नहीं होता। ये सरकारी आंकड़ा, इसके अलावा भी बहुत मरे होंगे, ये तो जाना माना ये आंकड़ा है। और इसी यहाँ तक भी माना जाता है कि जब यहाँ से लाशें बरामद की गई थी, इनके पॉकेट में जो सिक्के थे, सिक्के तक में बुलेट घुस गई थी, इतनी गोलियां चलाई गई थी। तो इस तरीके का हत्याकांड अंग्रेजों ने करवाया। अंग्रेज बहुत ही निर्दयी थे, उनको कुछ नहीं आता था, डिवाइड एंड रूल आता था बस। ओनली वो बस यही जानते थे कि बांट दो और राज करो, बस इतना ही, उनको इतना ही आता था, इसके अलावा और कुछ नहीं आता था। अब इस हत्याकांड के बाद आपको यह हत्याकांड तो समझ में आ ही गया होगा। अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके अंडर में हुआ था, तो क्या बताएंगे आप? जनरल डायर के अंडर में हुआ था। और कब हुआ था? 1919 में। रॉयलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। गांधी जी वापस कब आए थे? 1915 में। और उसके अलावा और क्या चीज बताया था मैं? 1915 में आए थे। उसके अलावा और भी कुछ बताया था शायद। खैर वीडियो में देख लीजिएगा, मेरे स्केप करिए माइंड से, थोड़ा सा इग्नोर किया करिए। तो ये रहा 1919 से लेकर 1915 के बीच की कहानी। तो यहाँ तक, इसके बाद खैर बहुत कुछ हुआ। 1920 में भी बहुत कुछ हुआ, 1920 और 1922 में बहुत कुछ हुआ। उसके बाद 1922 में, 1924 में बहुत कुछ हुआ। इसके बाद ऑनवर्ड 1947 तक होता ही रहा है जो भी होता रहा। मतलब जितने भी मूवमेंट, इससे पहले भी मूवमेंट हुए हैं, जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको जानने की उत्सुकता है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि कौन सी आप तारीख के बारे में जानना चाहते हो, तो मैं डेफिनेटली उस वीडियो को बनाऊंगा। इसके पहले भी 1885 में भी बहुत कुछ हुआ। 1885 के बाद 1905 में बहुत कुछ हुआ, और 1907, ये सब तारीखें जो कि याद करने लायक है, जो कि आगे एग्जाम में पूछी जाएंगी। फिलहाल आज तो मैंने इन दोनों तारीखों के बीच की जो इंसिडेंट है उसके बारे में बताया, लेकिन और भी जो ये सब तारीखें हैं इनके बारे में भी मैं बताऊंगा इन फ्यूचर।
जब मैं वीडियो बनाऊंगा, अगली वीडियो मेरी इन्हीं किसी तारीख में बेस्ड होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और फ्रीडम फाइटर्स का ख्याल रखिए, उनका सम्मान करिए और मतलब कभी उनकी बेइज्जती मत करिए। उन्होंने बहुत बलिदान दिया हम लोग के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बलिदान दिया, और मतलब उन्होंने पूरा अपना घर बार त्याग करके बहुत कुछ हमारे लिए किया, जिस वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, आज मैं वीडियो बना पा रहा हूँ और आप सही से पढ़ पा रहे हैं, अपने घर में स्वतंत्रता पूर्वक रह पा रहे हैं। तो ये किसकी देन है? हमारे फ्रीडम फाइटर्स की देन है। तो अपने फ्रीडम, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, सम्माननीय फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका आदर करिए, उनको सम्मान दीजिए, उनके बारे में याद करिए, उनको अपना आदर्श मानिए, उनको अपना आइडल मानिए और उसी हिसाब से काम करिए। इन फ्यूचर इसकी जरूरत पड़ सकती है कि आपको उनसे सीख लेनी चाहिए। अगर इन फ्यूचर इस तरीके की कभी कंडीशन आती है तो हमको भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कि हमारे बहुत सारे जितने फ्रीडम फाइटर्स है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड भगत सिंह, इतने अच्छे आदमी 18 साल की उम्र में उन्होंने घर त्याग दिया। खैर बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत लोग हैं, गिनती नहीं उनकी। खैर जो भी है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।